अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल बी फाइन। वंस अगेन आज हम अपनी ई कैट ओरिजिनल क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और आज देखते हैं हम जो ओरिजिनल क्वेश्चंस आए थे उनकी डिस्कशन में हमें क्या नया सीखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों तो उनको आपने लाजमी नोट डाउन करना है। आए क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ सब्सटेंस मूविंग फ्रॉम द हाइट ऑफ द 32 मीटर एंड जी जो है उसकी वैल्यू गिवन है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सब्सटेंस। एक हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंका गया है और फर्दर उसकी वेलोसिटी की बात की जा रही है। वी नो दैट कि जब भी हम हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं या फेंकते हैं तो वहां पे उसकी जो वी आई है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो बाद वाली वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करी यानी कि वी आई फाइंड आउट करेंगे। हाइट हमारे पास है तो व्हाट डू यू थिंक कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी आई तो हो गया जीरो, ओके फाइन। तो वी एफ स्क्वायर ये 2 की वैल्यू आ गई, दिस वन इज ऑफ द वैल्यू ऑफ जी और यहां पे हाइट की वैल्यू पुट कर दी। तो वी एफ हमारे पास आ गया स्क्वायर की फॉर्म में 640 और मीटर पर सेकेंड। तो अंडर रूट अगर ले तो यू नो दैट 640 को 64 इंटू 10 भी कह सकते हैं। 64 किसका अंडर रूट आ गया 8 और अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया। हमें इतनी वैल्यूज कम से कम पता होनी चाहिए फॉर द फास्ट कैलकुलेशन। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। इन जनरल सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर आप डेटा देखें तो हमने बस क्या करना है उसमें वी आई पुट किया जीरो और बाकी थर्ड इक्वेशन पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। तो लिहाजा इसका आंसर जो बनेगा दैट इज डेल्टा। आगे चलते हैं। 3 कैपेसिटर ऑफ 9 माइक्रोफेरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्विवेलेंट टू द कैपेसिटर। अब जब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं कि जब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इसमें हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है सी इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल टू, तो हम जितने कैपेसिटर्स होते हैं उनके रेसिप्रोकल्स का सम किया जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मौजूद हैं तो डायरेक्टली हम जो शॉर्टकट यूज करते हैं वो क्या है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C ओवर N। बस ख्याल रखिएगा ये फार्मूला जनरली तभी एप्लीकेबल है जब तमाम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगी सेम होगी। अदरवाइज जनरल उसी तरह हम करेंगे रेसिप्रोकल का जो है वो सम लेके। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाए तब हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स हैं वो सब के सब इंडिविजुअली हम उनका सम कर देते हैं और इसी तरह इफ देयर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स तो वो आपके पास क्या होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू सी ए। तो वंस अगेन वही बात कि यहाँ पे भी वही आपके पास फार्मूला जो यूज करना है ये तभी आएगा जब तमाम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी सेम होगी। तो अब देखते हैं कि जनरल हमारे पास क्वेश्चन में क्या है 9 माइक्रोफेरेड है और 3 कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन कौन सा है वो सीरीज का है। तो सिंपल हमने यहाँ पे फार्मूला यूज करना है सी इक्विवेलेंट और बाज़ का सी इक्विवेलेंट को इफेक्टिव भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा C इज द कैपेसिटर ऑफ इंडिविजुअल। जो कैपेसिटेंस है उस जो भी इंडिविजुअल कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस है वो है जी हमारे पास यहाँ पे 9 यानी कि माइक्रोफेरेड और डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटर्स कितने हो गए वो 3 आ गए। सो द करेक्ट आंसर इज 3 माइक्रोफेरेड। तो हमारा अल्फा जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। व्हाट विल हैपन टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो इनिशियली हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हवाले से। तो ये आपके पास जो टॉपिक आता है वो इलेक्ट्रिसिटी का आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी वेलोसिटी और जनरल टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करते हैं। तो पहले देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जनरल फॉर्मेशन में अगर बात करूं तो वो आपके पास जो रिलेशन आता है हम पढ़ रहे होते हैं I इज इक्वल टू n नंबर ऑफ द चार्जेस है। E आपके पास चार्ज हो गया, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि जिस कंडक्टर में से जो भी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और साथ ही आ जाएगा वेलोसिटी। स्मॉल मैंने d लिख दिया विच शोज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ से अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन हम निकालें
तो वो आपके पास क्या बनेगी, NEA इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए ये इस इक्वेशन में हमें क्लैरिटी मिल ही नहीं रही यार कि ये टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन है, उसका क्या कंसर्न है। लेकिन थोड़ा सा अगर माइंड हम ब्रॉड करके उसको जरा सोचें तो मुझे क्लियर हो गया कि आई जो है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, जैसे V इज इक्वल टू आई आर है तो आई क्या हो जाएगा, V ओवर आर। तो यहां पे हम इसको थोड़ी इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, ये आ गया R, बाकी वैल्यूज आप एज इट इज वैसे मेंशन कर दें, ये आपके पास होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहां पे मुझे कुछ क्लैरिटी हुई जरूर कि एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और कंडक्टर्स में जब हम बात कर रहे होते हैं ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इन जनरल ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन हुआ, वो इनवर्स हुआ जैसे रेजिस्टेंस है। अब हम अपना आंसर दे सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। सो यहां पे हमारा आंसर क्या बनेगा, बीटा डिक्रीजेस। नेक्स्ट चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज डबल, व्हाट इज द मोमेंटम। बहुत सिंपल सा सवाल आया कि अगर मोमेंटम जो है और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आइडिया हो हमें इसका, तो हम फौरन इसका आंसर कर सकते हैं। वी नो दैट कि इनका आपस में जो रिलेशन बनता है, जनरल पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लिख लेते हैं, दैट इज द पी स्क्वायर ओवर हम कहते हैं 2m। यहां फिर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P आ जाएगा। तो यहां पे बात किसकी की जा रही है कि काइनेटिक एनर्जी अगर डबल हो जाए तो बड़ा क्लियर कट पॉइंट यहां पे मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी और इसका आपस में डायरेक्टली रिलेशन है, बस ख्याल रखिएगा वो अंडर रूट में है। अब न्यू मोमेंटम में अब में बात क्या की गई है कि अगर काइनेटिक एनर्जी अपनी पहली वाली वैल्यू का डबल हो जाए तो बहुत सिंपल सी बात आ गई, दिस विल इज इक्वलेंट टू द अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ कह दें ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी, या इन शॉर्ट टर्म्स में आप कह दें न्यू मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल जो भी गिवन था। सो यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा, इंक्रीजेस बाय फैक्टर अंडर रूट 2। सो चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इन एन इलास्टिक कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड। पहली तो बात यहां पे क्लैरिफाई होनी चाहिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि इन एनी टाइप ऑफ द कोलिजन कौन सी क्वांटिटी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, मैं बात यहां इलास्टिक और इन इलास्टिक की भाई नहीं कर रहा, जस्ट कोलिजन की बात की गई है। तो रिमेंबर दैट नंबर 1 इज द टोटल एनर्जी एंड द सेकंड वन इज द मोमेंटम। अब आगे कैटेगराइज इनको किया जाता है कि भैया वो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी की बात यानी कि कोलिजन इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, वो बात की बात है। यहां पे देखिएगा इलास्टिक कोलिजन टर्मिनोलॉजी है, which of the following will be conserved। as we know that इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं कंजर्व्ड है, और इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व्ड है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। तो जब मैंने ऑप्शन में देखा तो मुझे क्लैरिटी हुई, लेकिन एक चीज और मुझे नजर आई कि हर टाइप की कोलिजन में एक और फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहता है, और वो क्या है, दैट इज टोटल एनर्जी। सो यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज डेल्टा टोटल एनर्जी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, तमाम फैक्टर क्योंकि वो इलास्टिक है। व्हाट इफ इट वुड बी लाइक इट्स एन इन इलास्टिक कोलिजन, तब हमारे पास टोटल और मोमेंटम होता, फिर काइनेटिक एनर्जी इसमें आंसर ना आता। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सवाल आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ यूनिट वेक्टर इज ट्रू। बहुत सिंपल सी बात है, यूनिट वेक्टर की जनरल अगर हम डेफिनेशन करें, हाँ ये भी याद रखिएगा इसका फार्मूला भी कभी पूछा जा सकता है। तो यूनिट वेक्टर जो है वो हमें पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो कभी आ जाए रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स यू व्हाट, पोजीशन वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, लाइक कुछ भी वेक्टर आ सकता है, यूनिट वेक्टर। तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज द यूनिट वेक्टर। बहरहाल यहाँ पे बात हम करते हैं जब भी यूनिट वेक्टर की दैट हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। सो करेक्ट आंसर इज बी, इट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन क्या आया, अ 20 न्यूटन फोर्स ऑन अ बॉक्स एट रेस्ट है, नंबर 1 पॉइंट रेस्ट पे है, बट the box does not move. This implies that the net force on the box is zero because। अब बड़ी सिंपल बात है कि अगर कोई बॉडी, पहली तो बात करते हैं दो वर्ड्स की, मेरे सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, एक होती है बैलेंस फोर्सेस होती है और एक होती है अनबैलेंस फोर्सेस। लाइक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मूवमेंट नहीं हो रही है, रेस्ट पे हूँ, इसका मतलब ये हुआ मेरी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है, रेस्ट पे है।
अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इट मीन्स फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब है व्हाट टाइप ऑफ द फोर्सेस मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो क्या होंगी, दैट आर बैलेंस फोर्सेस है। लेकिन जैसे ही मेरी बॉडी में मूवमेंट आई, मेरी बॉडी एक्सेलरेट की है। एक्सेलरेट का मतलब क्या हुआ, जाहिर बात है फोर्स इन्वॉल्व हो गई है। भाई अगर फोर्स इन्वॉल्व हो गई है तो इट मीन्स क्या होगा, ये कौन सी फोर्सेस में जाएगा, अनबैलेंस फोर्सेस में, यानी कि इसमें नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। तो बात समझ आती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट में मौजूद है और हिल नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपके पास जो नेट फोर्स है वो जीरो है। अब आगे बात करते हैं भाई वो नेट फोर्स का मतलब क्या है। एक्चुअली वो क्या होगा कि अगर वो बॉडी मूव नहीं कर रही है तो इसका मतलब है उस पे जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, उस फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि कोई ब्लॉक जैसे ही अपनी जगह मूव नहीं कर रहा, इसी तरह वो रेस्ट के ऊपर है, तो आता है ना कि बताएंगे ब्लॉक और इस सरफेस में कौन सी फ्रिक्शन है, तो हम कहेंगे भाई स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन जैसे ही मूव करेगा, ये तो हो गया स्टैटिक, जैसे ही वो मूव करेगा अब हम कहेंगे क्या फ्रिक्शन खत्म होगी, नहीं भाई खत्म नहीं हुई है, वो मूव कर रहा है। ब्लॉक और इसके दरमियान अब जो फ्रिक्शन होगी दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर एक और फ्रिक्शन के भी अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा, ये भी सुनते जाएं, दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोल करते हुए फ्रिक्शन जब होगी, ये आपके पास क्या कहलाएगी, दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन। वैसे जनरल में बात बताऊं, सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी होती है, यानी कि अगर मैं कंपैरिजन करके बता दूं, उसके बाद आती है काइनेटिक है, और सबसे कम जो है जी वो होती है रोलिंग फ्रिक्शन। वैसे भी देखा जाए रोलिंग में सिर्फ एक पॉइंट जो है वो सरफेस के साथ मीट कर रहा होता है, उसका ज्यादा इन कंटेक्ट नहीं होता ग्राउंड के साथ। वापस आता है अपने पॉइंट के ऊपर, 10-20 न्यूटन फोर्स है, रेस्ट पे बॉक्स है, तो डज नॉट मूव है, इट इंप्लाइज दैट। तो बताना ये है भाई, अभी मैंने बात की है कि रेस्ट फोर्स क्या, सॉरी नेट फोर्स इसमें क्या होगी, तो मूव नहीं कर रहा, नथिंग एल्स, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट फोर्स आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन उसकी रीजन बिहाइंड दैट, द स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो जब भी ये दोनों इक्वल होंगी तो हम कहेंगे कि बॉडी की स्टेट के ऊपर है, रेस्ट पे। आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी mgh है, बड़ा सिंपल सा है कि क्या आंसर है जिसका, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है वो हाफ एम बी स्क्वायर है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यू नो दैट 1/2 kx² है। चलिए ये भी बात कर लेते हैं, 1/2 रिलेशन बनता है 1/2 mv²। थर्मल एनर्जी जारी बात है इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको याद होगा, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, लाइक दैट, एन सी आप कह दें डेल टी इन टर्म्स ऑफ द थर्मल एनर्जी। बहरहाल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। बार करेक्ट आंसर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फार्मूला k/r² है, रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द, व्हाट डू यू थिंक ये क्या होगा। जब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, शॉर्ट फॉर्मेशन वैसे मेरी याद रखिएगा, यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ गई, बेसिक फार्मूले की बात करेंगे तो E इज इक्वल टू याद होगा F/Q है भाई। अगर पॉइंट चार्ज की बात कर देते हैं तो ये बनेगा KQ/r²। ये पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला आता है। बेसिक अगर मैग्नीट्यूड ले इन टर्म्स ऑफ द ऑपोजिट चार्ज प्लेट, यानी कि हम जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट बाद में कहा, लेकिन यहां मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं, V/D। D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स और V क्या होगा, उनके दरमियान पोटेंशियल। तो ये तीन फार्मूलाज है बस, तो डाटा के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा ये कौन सी रिलेशन के लिए क्या फार्मूला या क्या डाटा है हमारे पास, और इनमें से कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं। दोबारा बोलो, जनरल रिलेशन फॉर द पॉइंट चार्ज, पैरेलल प्लेट्स कह दें आप, ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स है। अब यहां पे देखिएगा क्या फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब हम बात करेंगे तो यू नो दैट W इज इक्वल टू, अगर आपको याद पड़ता हो फार्मूला पड़ा हुआ है, डेल Q इंटू V या Q इंटू डेल V, सॉरी, ये भी आपके पास आता है, या फिर V इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज। तो ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में, वही एनर्जी की फॉर्म में है। इसी तरह जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, उसका रिलेशन हमें पता है दैट इज इक्वल टू E डॉट A होता है।
तो बहरहाल यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं जी, बहुत सिंपल सवाल भी आया। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इन्वॉल्व हो गया डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। मैं आपसे सवाल करता हूँ, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जो इंसर्ट किया जाता है दैट इज सुपर कंडक्टर, जस्ट कंडक्टर, लाइक सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। तो याद रखिएगा ये हमारे पास इंसुलेटर होता है। तो बहरहाल इसका अभी तो फार्मूला ही सिंपल पूछा गया है एंड वी नो दैट ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। एरिया है, ये आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। एप्सिलॉन आर अगर मैं पूछूं इसका यूनिट क्या होता है, यू नो दैट कि इसका यूनिट देयर इज नो यूनिट, ये यूनिट लेस है। अगर यूनिट लेस है तो ऑब्वियसली डायमेंशन लेस भी होगा। आगे चलते हैं जी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल, भाई 2 से तो ग्रेटर ही है लेकिन आके कहां पे गिर रहा है, 2 के ऊपर। तो जहां पे गिरते जाएंगे अकॉर्डिंग टू दैट वही हमारी जो है वो सीरीज बनती चली जाएगी। अगर N2 की बात करें, याद करें फर्स्ट नंबर पे क्या था, लाइमन सीरीज, सेकंड पे बामर सीरीज, पैस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फर्न सीरीज। तो इस तरह की ये सीक्वेंस बनती है। तो इन पॉइंट को जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट की बात की जाएगी ऑब्वियसली लाइमन सीरीज। नेक्स्ट टाइम ये भी क्वेश्चन आ सकता है पॉसिबल, किस रीजन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका जो आपका आंसर है दैट इज द अल्ट्रा वायलेट है, ये भी पॉसिबल है। बामर सीरीज जो इसका आंसर आएगा, अभी बात की है कि 2 की बात करेंगे तो ये विजिबल रीजन आएगी और सीरीज बामर बनेगी। 3 में आ जाए पैस्टन है, इंफ्रारेड है, 4 में आ जाए ब्रैकेट है, इंफ्रारेड है, 5 में आ जाए फंड है और इंफ्रारेड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आया वो 2 के लिए, तो हमारे पास सीरीज जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, बामर सीरीज आएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन यूनिट मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात की जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जस्ट एक कॉमन यूनिट की बात की गई है। क्या ख्याल है, वॉट होगा, वोल्ट होगा, एम्पेयर होगा, क्या होगा? जनरली हम इसकी फॉर्मेशन में चलते हैं। लुक एट दैट, वॉट क्या है, यूनिट ऑफ पावर है। ये भी फॉर्मेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन कह लें, क्विक रिव्यू करते हैं अपने यूनिट्स का। बड़े इससे रिलेटेड क्वेश्चन ई कैट में भी आ रहे होते हैं। वर्क डन, सॉरी, वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड है। जूल की बात की जाए नॉर्मली इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी है। जूल वॉट इनटू सेकंड आ जाएगा। एम्पेयर इज इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है और वोल्ट जो है वो हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ईएमएफ है। सो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा जो करेक्ट आंसर है एनर्जी से रिलेटेड वो कौन सा है, वो जूल ही है। फर्दर इससे अगर बड़े यूनिट की बात की जाए ऑब्वियसली वो हम बात करेंगे, आपको याद आ जाएगा दैट इज द किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर वो होता तो फिर उसको, या ऐसी वर्डिंग फिर साथ जरूर होती कि जी बिगर यूनिट कौन सा है, लाइक दिस एंड दैट, तो ये आंसर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। बड़ी सिंपल सी बात है, व्हेन एवर यू विल थॉट अबाउट द डायमेंशंस तो सिंपली याद रखिएगा अगर उनके यूनिट सेम हो जाए, बेस यूनिट, ऑब्वियसली उनकी डायमेंशन भी क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो लंबे चौड़े चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंटी टेस्ट के अंदर ऑब्वियसली ऑलरेडी पहले प्रेशर मौजूद है। चेक करते हैं यूनिट अगर सेम मिल जाए। इसका यूनिट क्या होता है जी, ऑब्वियसली ऐसा यूनिट दैट इज न्यूटन है और इसका हमें मिलता है दैट इज वॉट। ये तो पॉसिबल नहीं होगा। बात करते हैं वर्क की, वर्क का यूनिट जूल में आ जाता है, एनर्जी का भी जूल आ जाएगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम हो गया। बाकी भी चेक कर लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट जूल इनटू सेकंड है। इंपल्स की बात की जाए तो न्यूटन सेकंड है। तो ऑब्वियसली देख के ही पता चलेगा ये क्लैरिटी, बिल्कुल सिमिलैरिटी यहाँ पे मौजूद नहीं है। कुछ इस तरह का क्लियर नहीं हो रहा कि एक जैसे बन जाए। हाँ, वर्क की बात करते हैं दैट इज द जूल है और ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ किस में आ जाएगा, वॉट में आ जाएगा। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑब्वियसली अगर यूनिट सेम है तो उनकी डायमेंशन भी सेम होगी। चेक कर लेते हैं। ऑब्वियसली यू नो दैट कि अगर हम बात करें 1 जूल की तो बेस यूनिट में किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन की बात करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2 आ जाएगा। तो दिस वन इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द वर्क और एनर्जी। आगे देखते हैं जी। द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। तो हमारे पास जनरली फोर्स का फार्मूला हमारे माइंड में फौरन क्लिक करता है, F इज इक्वल टू आई एल बी। ये F वेक्टर इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी आएगा। तो मैंने जब क्विकली देखा तो मुझे एल्फा और बीटा में ही क्लैरिटी नजर आई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और ये आपको जनरली वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। मैग्नीट्यूड का साइन लगाएं ना लगाएं तो उसको ओपन करने के बाद आपके पास उसकी वैल्यू बनती है आई एल बी साइन ऑफ थीटा। तो सिंपल फार्मूला पूछा गया, बस उस धोखे में नहीं आना, वो आपके पास वेक्टर फॉर्म है। हाँ, ये करेक्ट कब होता, जब जनरली हमारे पास इस तरह की फॉर्मेशन लिखी होती दैट इज आई और साथ मौजूद है एल क्रॉस बी। तो ये करेक्ट जो है वो रिलेशन कंसीडर की जा सकती थी।
खैर आगे देखते हैं। अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन इज मूविंग टू अ राइट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली इनटू द पेज है। मैग्नेटिक फोर्स इसमें देखें जी, हम जनरली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड भी रूल यूज कर सकते हैं। तो पहले जरा आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखें, क्या हमने सीखा हुआ है? FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और आउटवर्ड जो है यहाँ पे इस वक्त है करंट कह दें या चार्जेस की वेलोसिटी कह लें। तो याद रखने का तरीका है FBI, FBI जो जारी बात है, एक फर्म भी है हमारे पास, इसमें देखेगा ये आपके पास थंब जो है दैट इज फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या हो जाएगा? करंट कह दें या वेलोसिटी कह लें। जब आप राइट हैंड पाम रूल पे आते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्थ से साउथ यानी कि रिस्ट से फिंगर्स की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। थंब जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉपर्ली ये प्रेजेंट करेगा किसको जी? ये आपके पास वेलोसिटी या करंट को, और बिल्कुल आउटवर्ड पाम के ऊपर ये फोर्स होती है। तो इट्स अप टू यू नाउ कि आपने राइट हैंड पाम रूल की तरफ जाना है या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की तरफ जाना है। तो पहले डाटा को क्लियर करके चेक कर लें कि क्या है। मैग्नेटिक फील्ड है जी इनटू द पेज। इनटू द पेज को हम नॉर्मली क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और चार्ज की फिर आगे देखते हैं कि डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे क्या आती है। तो ये हमारे पास है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेज है। अब यहाँ पे बात की जा रही है टू द राइट, इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल यहां से आ रहा है और टू द राइट इस साइड पे उसकी मूवमेंट है। हियर इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब जरा देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें और चेक करते हैं कि हमारे पास वो क्या है। ये क्या था जी? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी या करंट कह दें। अब मैग्नेटिक फील्ड यहां है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनटू द पेज है। ये जी आपने अब इसको इस तरह ले जाना है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, इनटू द पेज होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये मिडिल फिंगर इस तरफ जा रही है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब आप मुझे खुद बताएं फिर बाकी क्या रह गया? फोर्स रह गया ना, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपवर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड। तो इट मींस ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा यहां पे तो ये आ जाएगा अपवर्ड की तरफ। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर यही भी बात की जाती इलेक्ट्रॉन, भाई आपको पॉजिटिव का रूल याद है? अगर वो याद है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जो है वो इस फॉर्म में टर्न कर जाएगा। एंड व्हाट इफ द फोटोन लाइक एक्सरेज, यानी कि या आ जाए गैमा आ जाए या न्यूट्रॉन आ जाए, उन पे क्या इंपैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का? तो याद रखिएगा, अगर वो फॉर एग्जांपल जनरल न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, तो एज इट इज वो ऐसे ही पास हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो एप्लीकेबल होती है वो होती है ऑन चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो लिहाजा हमने टॉपिक्स में भी हमारा क्या था? फोर्स होना मूविंग भी हो और साथ चार्ज पार्टिकल भी हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट कब आना है? पार्टिकल मूविंग भी हो और साथ इंपॉर्टेंट बात वो चार्ज भी होना चाहिए, तब उसका इंपैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो बहरहाल पॉजिटिव चार्ज है, मूव कर रहे हैं अपवर्ड, तो करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज बी, अपवर्ड। आगे देखते हैं, इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटर सी आर कनेक्टेड इन सीरीज है देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। मैंने आपसे रिलेट कर दिया था फार्मूला, जो आपके पास सीरीज की फॉर्मेशन बनती है वो आपके पास क्या है? C/N है। और अगर ये वाला आ जाता तो ये क्वेश्चन में फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा होता। और वैसे अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए बताओ इक्विवेलेंट जो है वो पैरेलल का ग्रेटर होता है या सीरीज का होता है, तो वी नो दैट कि कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम पैरेलल करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा सीरीज से क्या होती है? ग्रेटर होती है। आगे देखते हैं जी, द वेलोसिटी ऑफ अ हूप रोलिंग विदाउट स्लिपिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम हाइट h इज गिवन बाय। अब ये सवाल ई कैट में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। पहले तो अगर मैं चले पहले स्टार्ट में देखता हूं, एक हम बात करते हैं इसका डायरेक्ट जी, आपने शॉर्टकट लाजमी जो है उसको नोट डाउन कर लेना है। लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल अपने मेथड से कि इसका मेथड क्या है, किस तरह इसको कर सकते हैं। लुक एट दैट, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है दैट इज 1/2 mv² है। रोल करती आ रही है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन शॉर्ट टर्म्स, लाइक ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ये आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो रोल कर रहा है और ये मूव करता आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बताना है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास क्या होगी। तो रोल करता आ रहा है,
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रॉपर्ली पहले देखना है कि कौन सी शेप है, वो डिस्क है, वो सफ़ेयर है, वो हॉलो सफ़ेयर है, वो सॉलिड सफ़ेयर है, सिलेंडर है, कौन सी शेप है। तो उसके मुताबिक I की वैल्यू और ओमेगा लगाने के बाद हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। लुक, हूप के लिए आपके पास पता है एम आर स्क्वेयर होता है और यहां ओमेगा क्या होता है? वी ओवर आर। इनकी वैल्यूज को जरा पुट करके देखिए। आई की जगह आ गया एम ओमेगा, ये आई आ गया, और ओमेगा स्क्वेयर की जगह वी ओवर आर का स्क्वेयर आ गया। कैंसिल आउट किया तो आपके पास हमने उसको कन्वर्ट कर लिया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से के साथ, ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम, ओरिजिनल तो होती है हाफ एम वी स्केयर है, रोटेशनल भी हाफ एम वी स्केयर, तो क्या वैल्यू निकली आपके पास? एम वी स्क्वेयर आ गया। अब जारी बात है, बॉडी रोल डाउन नीचे करती आ रही है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो आई है वो क्या है? एम वी स्केयर, और ये मैस और मैस कैंसिल हो जाएंगे, वी स्केयर इज इक्वल टू जी एच, और वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट जी एच। ये तो होगी वो टर्म जिससे हमने पूरा सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब आते हैं इसके डायरेक्ट शॉर्टकट की तरफ। वो जी का जो रोलिंग होती है, डिस्क हो गई, हूप होगी, सफ़ेयर हो गया, सॉलिड सफ़ेयर हो गया, इसी तरह हॉलो सफ़ेयर हो गया, उन तमाम के लिए ये फार्मूला शॉर्टकट 2GH ओवर 1 प्लस सी होता है। सी इज अ कांस्टेंट या जनरल देखेगा। अभी आपने बात की है ना हूप की, हूप का बताइएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्केयर। इस पूरे दोनों के प्रोडक्ट के साथ इस तरह एक तरह से यहाँ पे क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। आप यहाँ पे 1 लगाएं ज़रा, क्या होगा? 2GH ओवर 1 प्लस 1, 2 से कैंसिल, देखिए डायरेक्टली आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट जी एच। अब आप याद करें, जिनका सी जो है, मैं डायरेक्ट ही करता हूं, दैट इज जिनका सी 2/3 है, जिनका सी 2/5 है, जिनका सी दैट इज 1/2 है, आपने डायरेक्टली इस फार्मूले में लगाते जाएंगे, आपको वेलोसिटीज के आंसर मिलते जाएंगे। सो दिस वन इज द शॉर्टकट रिलेशन। सो बहरहाल यहाँ पे आंसर जो बनेगा दैट इज वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच। द ऐसे यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत सिंपल है, दैट इज मोल है, ये मास का यूनिट है, वो गार्डन नंबर है, लीटर जो है वो टर्म्स है। इसका भी ख्याल रखना आपने, जो लीटर होता है ज़्यादातर हम फ्लूइड यानी कि गैसेस में यूज़ कर रहे होते हैं। मैं आपसे एक टर्मिनोलॉजी वैसे ही पूछ लेता हूँ कि 1 लीटर इक्वलेंट नॉर्मली किसके इक्वलेंट होता है? यानी कि मैं पूछ रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब के, तो दैट इज इक्वल टू 10⁻³ है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, मीटर क्यूब के। और 1 लीटर जो है वो नॉर्मल इक्विवेलेंट 1 किलोग्राम के भी होता है। हम देते हैं, लेने जाते हैं ना भाई मिल्कमैन के पास, ही 1 किलो दूध दे दें, ये वर्डिंग वैसे हम नॉर्मली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर साइंटिफिकली देखें तो ये गलत है, क्योंकि वो फ्लूइड है। लेकिन हमारे पास अगर वॉल्यूम वाइज देखा जाए, वेट वाइज देखा जाए, तो ये नॉर्मल तकरीबन एक जैसी वैल्यूज़ है, इस वजह से हम लीटर भी कहते हैं और किलो भी कहते हैं। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी। देखिए फोटोन की टर्मिनोलॉजी आ गई, तो फोटोन का फार्मूला जनरल क्या होगा आपके पास? E इज इक्वल टू H इंटू एफ है, फ्रीक्वेंसी से है, ये जनरली आइंस्टाइन रिलेशन है, ये काइनेटिक एनर्जी है जो मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। सो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा E इज इक्वल टू HF आएगा। अ सैटेलाइट हैज ए ऑर्बिटल स्पीड। अब यहां पे ये देखिएगा, दिस वन इज द कीवर्ड, इक्वल टू द रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ। ये कीवर्ड मेरे माइंड में आ गया कि जारी बात है, अर्थ भी रोटेट करी और ये सैटेलाइट है, जो रोटेशन अर्थ की है वही सैटेलाइट की है। तो कुछ याद कीजिएगा, व्हाट टाइप ऑफ द ऑर्बिट और सैटेलाइट वाज दैट? एग्जैक्टली दैट इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जब उसकी स्पीड हमारी सिंक्रोनाइज करती है हमारी अर्थ के, यानी कि उसका टाइम पीरियड भी 24 आवर्स है, हमारी अर्थ का भी 24 आवर्स है, तो इट मींस ये जो वेलोसिटी या ऑर्बिट है, इसके साथ वर्डिंग आती है जियो स्टेशनरी की। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज बीटा, विच इज अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट।